में क्या चेंज आ रहा है, हम लोगों ने उसको चेक करना था। ठीक है, तो ये हमारा मेन हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे। और हम लोगों ने चेक किया था कि जब भी ये वाला ग्राफ हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, कि शुरुआत में जो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसकी पीएच क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप HCl में या फिर एसिड में बेस का एडिशन करोगे तो धीरे धीरे पीएच क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, वो सारी बात आपको पता ही है क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि एसिड है वो क्या देगा आपको, एसिड देगा आपको H+, और जो बेस है वो क्या देगा आपको, वो H-, और दोनों कंबाइन होके क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। क्या बना लेंगे, दोनों मिलके वाटर बना लेंगे। तो क्या होगा, सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन कम होगी तो उसके कारण क्या होगा, आपकी पीएच भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है H+ के कॉन्सेंट्रेशन का और पीएच का जो रिलेशन है वो क्या होता है, आपका इनवर्स रिलेशन होता है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए कि H+ का और पीएच का रिलेशन क्या है, एक दूसरे का रिवर्स होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि धीरे धीरे क्या होता है, आपकी पीएच इंक्रीज होती है, पर इतनी ज्यादा भी इंक्रीज नहीं होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस खुद ही क्या एक बफर की तरह काम करते हैं, कि जैसे बफर अपनी पीएच में किसी भी तरह का चेंज नहीं होने देता है, सिमिलरली जो हमारा बेस है, सिमिलरली जो हमारा एसिड है जिसमें हम बेस ऐड कर रहे हैं, तो उसकी पीएच आपने मैंने बताया भी था कि जहां पर यदि अगर मैं कहूँ कि अगर हम 25 ml हम लोग बेस का एडिशन करते हैं, तो अगर मैं 24.99 ml अगर मैंने ऐड कर दिया था, तो उस केस में भी सिर्फ पीएच का चेंज कितना आया था मेरा, 1 से 4 का पीएच का चेंज आया था। ठीक है, 1 से 4 कह सकते हैं, 1 से 3 कह सकते हैं, ये डाटा वेरिएशन है, अलग अलग बुक में अलग अलग चीजें मिल सकती है। ठीक है, पर अकॉर्डिंग टू अगर इस बुक की बात करूं तो ये 1 to 4 लिखती है। और कहा था कि यदि मैं पूरे 25 ml की बात करूं, ठीक है, कि यदि पूरा 25 ml हो जाएगा तो 25 ml पे मतलब एक के एडिशन के बाद जस्ट जैसे ही आप लोगों ने 0.01 ml जैसे ऐड करोगे, आप लोग फर्दर ऐड करोगे, तो फर्दर ऐड करने पे जो पीएच है आपकी 4 से क्या चली जाएगी, एकदम से 7 को अप्रोच कर जाएगी। ठीक है, और फिर आप लोग क्या पढ़ते थे, आप लोग ये चीज का सिलेक्शन करते थे कि इंडिकेटर कौन सा लूं। मैंने बताया था कि जो भी जिस रेंज है उसमें उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, इंडिकेटर को चूज करते हैं। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे आप 2-3 इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। आप मिथाइल ऑरेंज भी यूज कर सकते हैं, आप फेनोल्फिथलीन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों हम नॉर्मली यही दोनों नॉर्मल में हम लोग ये दोनों ही पढ़ते हैं। ठीक है, कि या तो आप मिथाइल ऑरेंज यूज कर लो या फिर आप फेनोल्फिथलीन यूज कर लो। ठीक है, तो ये दोनों तरह के। और मैंने बताया था कि अगर फिर आप एक ड्रॉप और ऐड कर दोगे तो एक ड्रॉप ऐड और करने पर एकदम से क्या होगा, ये नियर बाय 7 से कहाँ चला जाएगा, 10 पे चला जाएगा। तो जस्ट 2 ड्रॉप से, एक ड्रॉप आपने यहाँ डाली थी और एक ड्रॉप आपने यहाँ डाली थी, 2 ड्रॉप से पीएच का चेंज कितना होगा, नियर बाय 4 to 10, तो आपको एक स्ट्रीम लाइन मिलती है। ठीक है, और यही स्ट्रीम लाइन हमें किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि आप किसी भी अगर कौन से जो आप एसिड और बेस की टाइट्रेशन करवाना चाहते हैं तो उसमें किस तरह का आप इंडिकेटर यूज करेंगे, उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन कौन देगा, वो आपको स्टीप कर्व देगा। तो यहाँ पे जो रीजन आया था स्टीप कर्व का, वो पीएच 4 को लेके 10 आया है। तो आपको पता चल जाएगा कि 4 to 10 के बीच में कौन कौन से इंडिकेटर वर्किंग में है। तो जनरली हम लोगों ने पढ़ा है कि मिथाइल ऑरेंज की वर्किंग कहाँ से थी, 3.3 से लेके 4 तक हम लोगों ने पढ़ा था। ये काम करता है कि यहाँ से सॉरी, यहाँ तो 3 ही था, यहाँ पे 3 ही होता था, यहाँ पे 4.4 था आई थिंक। ठीक है, यहाँ पे 4.4 था। हम लोग कहते थे कि इस पे या इसके बाद कलर कौन सा आएगा, येलो कलर आएगा, और 3 या 3 से कम पे कौन सा कलर आएगा, रेड कलर आएगा, और इसके बीच में आपको क्या मिलेंगे, मिक्सचर ऑफ कलर मिलेंगे। और आप कहते थे कि अगर मैं इसके बाद यूज करूंगा तो यहाँ पर एट इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे सारा का सारा एसिड क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ बेस। तो उस पॉइंट पे जो कलर दिखेगा आपको, येलो कलर दिखेगा। तो आपको किसी भी, मान लो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट हो गई है या नहीं हुई, तो मिथाइल ऑरेंज एज एन इंडिकेटर क्या कर देगा, आपको इंडिकेट कर देगा कि सर आपकी ये वाली जो प्रेसिपिटेशन जो आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवा रहे थे वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और अगर मैं फेनोल्फिथलीन की बात करूं तो फेनोल्फिथलीन आपको पढ़ा हुआ है कि इसकी रेंज क्या है, फेनोल्फिथलीन की रेंज आपने पढ़ी हुई है कि नियर बाय 8 to 10 के आसपास होती है। ठीक है, कुछ बुक 7.5 भी लिखती हैं। तो आप कुछ मतलब नियर बाय अगर इस बुक के अकॉर्डिंग करूँ तो 8 to 10 का रेफरेंस इन लोगों ने दिया हुआ है। तो मैंने बताया था कि ये उससे नीचे, तो
तो किसकी तरह बिहेव करेगा, कलरलेस, मतलब कोई भी कलर नहीं शो करता है ये। और अगर मैं इसकी बात करूं कि 10 या 10 से ऊपर ये कौन सा कलर शो करता है, ये पिंक कलर शो करता है, ठीक है। और इसके बीच में आपको क्या मिलेगा, मिक्स कलर, मिक्सिंग सी मिलेगी, मतलब हल्का हल्का पिंक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैंने बताया था कि लिमिटेशन भी बताई थी मैंने कि ये तो इक्विवेलेंस पॉइंट तो बता देगा पर एंड पॉइंट नहीं बता पाएगा, और ये आपका एंड पॉइंट बता देगा पर इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं बताएगा, ठीक है। एंड पॉइंट मैंने बताया था कि जहाँ पे कलर चेंज हो जाए, तो कलर चेंज की इन्फॉर्मेशन ये दे देते हैं। फिर हम लोगों ने ये भी पूछ कहा था कि अगर लैब में हमारे पास दो तरह के इंडिकेटर पड़े हैं और उनमें से एक मिथाइल ऑरेंज है और एक हमारा फेनोफिथिलीन है, तो दोनों में से कौन बेटर होगा, तो ऑब्वियस बात है कौन बेटर होगा, हमारा फेनोफिथिलीन होगा। उसका रीजन भी हम लोगों ने बताया था। रीजन में हम लोगों ने क्या कहा था कि फेनोफिथिलीन क्या होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस से पिंक कलर में चेंज होता है, तो इसीलिए हमारे लिए इजी हो जाता है उस कलर को आइडेंटिफाई करना। आई थिंक अंडरस्टूड होगी बात, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, ये वैसे मैंने पढ़ा दिया था पर कॉमन ग्राउंड प्रिपेयर करने के लिए, ताकि जो बच्चे को ना भी समझ आया हो पिछले लेक्चर में तो एक ग्राउंड सिमिलर क्रिएट कर दिया जाए। देखो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में हम लोगों ने क्या पढ़ना है, देखो हम लोगों ने पीएच ऑब्टेन करनी है अलग अलग स्टेज पे, ठीक है। हम लोग एसिड बेस का टाइट्रेशन करवा रहे हैं और उसको हम लोग देख रहे हैं, मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो वेरिएशंस हो रही हैं आफ्टर द एडिशन ऑफ अ बेस इन एसिड, पीएच में किस तरह का वेरिएशन आएगा, हमने उस चीज को अंडरस्टैंड करना है, उस चीज को देखना है। देखो यहाँ पर शुरुआत में हम लोगों ने क्या किया है, 25 ml क्या लिया है, एसिड लिया है, ठीक है। 25 ml एसिड लिया है, और एसिड कौन सा लिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और कितनी उसकी कंसंट्रेशन ली है, 0.1 मोलर। उसको क्या किया है, टाइट्रेट किया है अगेंस्ट किसके, 0.1 मोलर किसके, NaOH के, ठीक है। 0.1 मोलर सोल्यूशन लिया है NaOH का, और हम क्या करवाना चाहते हैं, उसे टाइट्रेट करवाना चाहते हैं। क्या करवाना चाहते हैं, उसको टाइट्रेट करवाना चाहते हैं। शुरुआत में देखो उन लोगों ने कहा कि पहले हमने 20 ml ऐड किया, उसके बाद 24.9 मतलब 4.9 और ऐड कर दिया, 24.95, फिर 25, फिर 25.05, अरे धीरे 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 इतना वो डाल के देख रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि पीएच में क्या क्या वेरिएशन आएगा, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में क्या होगा, अगर मैं इनिशियल पीएच की बात करूं तो इनिशियल हमारे पास क्या है, यही चीज है, ठीक है। और तो NaOH तो क्यों होगा, क्योंकि इनिशियल में तो NaOH तो कुछ होगा नहीं, NaOH की जो कंसंट्रेशन होगी HCl में वो तो क्या होगी, 0 होगी, वो नहीं होगी आपकी। तो आप लोग कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, सॉरी पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या है, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। तो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, क्योंकि HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये तो क्या आ जाएगा, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। अगर HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये क्या होगा, आपका सोल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, तो H पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव बनाएगा। तो अगर ये 0.1 है तो ये भी 0.1 होगा, ठीक है, ये भी 0.1 होगा, और Cl नेगेटिव भी आपका 0.1 होगा, तो दोनों ही 0.1 होंगे, ये भी 0.1 होगा, ये भी 0.1 होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, H प्लस की कंसंट्रेशन को पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, pH 1 आ जाएगी। उसके बाद देखो ये तो इनिशियल पीएच है, इनिशियल पीएच हमारे पास 1 आई है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, मिली मोल निकालने की, HCl में हाइड्रोजन पॉजिटिव के कितने आयंस होंगे, मतलब हाइड्रोनियम आयन कितने मोल है, कितने मिली मोल है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, क्योंकि अगर ml में हो तो क्या निकालते हैं, मिली मोल निकालते हैं, और अगर ये लीटर में होता तो क्या निकलता, मोल निकलते हैं। तो मैंने बताया था कि मोल निकालने का फॉर्मूला क्या है, हम लोगों ने पता है, मोलैरिटी किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ मोल, ठीक है, डिवाइड बाय में क्या होती है, वॉल्यूम, ठीक है। अगर मैं नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या है, अगर मैं मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, मेरे पास नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। तो मैंने नंबर ऑफ मोल ही निकालने थे, तो मैंने यहाँ पे देखो वॉल्यूम इतना था 25 ml और मोलैरिटी कितनी है 0.1, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 2.5 मिली मोल आपके पास क्या आ जाएगी, H प्लस की मोल में मोल्स आ जाएंगे, कितने मोल हैं, कितने मिली मोल है, सॉरी 2.5। अब देखो NaOH की अमाउंट देखो, NaOH कितना लिया है आपने शुरुआत में हम लोगों ने कहा ना कि हमने 20 ml लिया, तो 20 ml लिया, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया है 0.1 मोलर,
ठीक है, और इसको टाइट्रेट करवा रहे हैं। देखो इसके भी मिलीमोल निकाल सकते हो, तो देखो क्योंकि ये क्या है, वॉल्यूम है, ये क्या है, मोलैरिटी है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मिलीमोल आ जाएंगे। तो आपने 20 को 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया आपके पास, मिलीमोल आ जाएंगे। अब आप देखोगे 2.5 मिलीमोल तो किसके हैं, एसिड के हैं। 2 मिलीमोल किसके हैं, बेस के हैं। ठीक है, तो कितना HCl लेफ्ट रह जाएगा, क्योंकि देखो आप देखो 2.5 आपके पास क्या है, एसिड के मिलीमोल हैं। ठीक है, 2 मिलीमोल आपके किसके हैं, आपके बेस के हैं। अब 2 मिलीमोल बेस के, 2 मिलीमोल एसिड के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। मतलब ये दो दो तो आपस में रिएक्शन करके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करके साल्ट प्लस वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट यहाँ पर क्या पेंडिंग कितना रह जाएगा, यहाँ पे 0.5 मिलीमोल क्या रह जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट रह जाएगा। जैसे उन लोगों ने बताया भी है कि कितना HCl लेफ्ट रह जाएगा आफ्टर टाइट्रेशन में, या मतलब अगर आपने 20 ml NaOH ऐड कर दिया, ठीक है, तो उसके उसके बाद सोल्यूशन में कितना HCl लेफ्ट रह जाएगा। तो 2.5 मिलीमोल किसके थे, एसिड के थे। 2 मिलीमोल किसके हैं, बेस के हैं। तो मतलब 2 मिलीमोल एसिड के, ठीक है, 2 मिलीमोल एसिड के, 2 मिलीमोल बेस के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, साल्ट प्लस वाटर में। और बाकी जो रहा हमारा 0.5, ये वैसे का वैसे ही सोल्यूशन में पड़ा रहेगा। वो चीज आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी गई है। ठीक है, अब आगे देखो क्या बोला है, कि कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, क्योंकि हमने क्या निकालना है, पीएच निकालना। ऑब्वियस होता है, हमारा मेन टास्क क्या है, हम जो भी ये चीज कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, पीएच के लिए तो कर रहे हैं, कि एसिड बेस टाइट्रेशन के कारण पीएच में क्या चेंज आ रहा है। क्योंकि ग्राफ भी हमारा यही था, हमारा ग्राफ भी तो यही है ना, कि पीएच में क्या वेरिएशन आ रही है जब आप HCl या फिर जो भी चीज आप जिसके अगेंस्ट टाइट्रेशन करवा रहे हैं, या जो भी चीज ऊपर से ऐड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पिरेट, तो वो चीज ऐड करने पर पीएच में क्या चेंज आ रहा है, हमने वही चीज को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी रहेगी, 0.5। ठीक है, 0.5। और डिवाइड बाय में क्या कर दिया, देखो ये तो कन्वर्जन के लिए किया है, यूनिट कन्वर्जन के लिए है, इसको एक बार छोड़ दो। तो अब आपके पास वॉल्यूम कितना होगा, 25 ml तो एसिड था, 25 ml एसिड था, प्लस उसमें आपने क्या किया है, 20 ml बेस ऐड कर दिया। क्या किया आप लोगों ने, 20 ml बेस ऐड कर दिया, कितना हो गया, 45 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 45। ठीक है, 0.5 तो था ही। तो ये कॉन्सेंट्रेशन किसमें आ गई, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। क्योंकि आप ऊपर कैसे, ऊपर आपके पास क्या था, आपने जस्ट के उसने किया ml को डेसीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मोल को ml को डेसीमीटर क्यूब में निकाल रहे हैं, पीएच निकाल देंगे तो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, 0.5 मिलीमोल डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, कितना आ जाएगा 45। कितनी को पीएच आ जाएगी यहाँ पे 1.95। मतलब आपने क्या देखा कि यदि मैंने, देखो पहले कौन सा, पहले पीएच कितनी थी 1, अब आपने अगर 20 ml NaOH ऐड भी कर दिया तो उसके बाद पीएच कितनी आ रही है, 1.95 आ रही है। यहाँ तक अंडरस्टूड है आपको। नेक्स्ट क्या बताना चाहते हैं आपको, देखो फिर मतलब सेम इसी तरह का प्रोसीजर कहते हैं आप करते जाएंगे। ठीक है, आप देखेंगे कि 24.9 पे आपका पीएच निकल के आएगा 3.70, 24.95 ml जब ऐड कर दोगे पीएच तो आपकी पीएच निकल के आएगी 4। ठीक है, अब कहते हैं ऑन द एडिशन ऑफ 25 ml ऑफ NaOH, यदि आपने क्या कर दिया 25 ml NaOH ऐड कर दिया, आपके पास एसिड भी कितना है, आपके पास एसिड भी तो 25 ml ही है, आपके पास एसिड कितना है 25 ml है, एसिड भी 25 ml। हाँ जी बोलो। सर करमजीत वर्मा ट्राई कर रही है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। हाँ कोई बात नहीं, कह दो इसको। हाँ ओके, हो गए। क्योंकि टाइम से आया करो थोड़ा, क्योंकि हम थोड़ा वैसे भी लेट चल जाते हैं, क्योंकि 9 बजे वाला सेशन थोड़ा मुश्किलों में होता है अपना। देखो 25 ml है NaOH, एसिड था, और हमने उसमें बेस भी कितना ऐड किया है, 25 ml ही ऐड किया है। ठीक है, तो क्या होगा, वो कह रहे हैं उस चीज पे क्या होगा, देखो तो कहते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि 25 ml, क्योंकि आप ऑब्वियस बात है इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी 0.1 थी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी थी 0.1 थी, तो दोनों के मिलीमोल क्या आ जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मतलब मटेरियल अगर इक्वल है तो दोनों का
कुछ भी मटेरियल लेफ्ट नहीं रहेगा, ना इसका लेफ्ट रहेगा सोल्यूशन में, ना इसका रहेगा। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो कंप्लीट हो जाएगी तो क्या बनेगा, साल्ट प्लस वाटर, और उसकी पीएच कितने बन जाएगी, 7 आ जाएगी। ठीक है, तो आप देखोगे कि 24.95 ml पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी, पीएच कितनी थी, 4 थी, और 25 ml पे कोई ज्यादा फर्क तो पड़ा ही नहीं, थोड़ा सा ही ऐड हुआ है। थोड़ा सा ऐड करने पे एकदम से पीएच कितना कहाँ से पहुंच गई, 4 से 7 पे पहुंच चुकी है। अब आगे देखो क्या कह रहा है कि ऑन एडिंग 25.05 ml, मतलब 0.05 ml ऐड किया। ठीक है, 0.05 ml ऐड किया। अब क्या होगा, देखो 0.05 ml में कितने मिलीमोल होंगे, तो 0.05 ml वॉल्यूम हो गया। ठीक है, और वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई करोगे, कॉन्सेंट्रेशन से। कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, 0.1, क्या आ जाएगा 0.1, तो क्या आ जाएगा 5 बटा में क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। 5 बटा में 1000 आ गया है। तो 0.05 मिलीमोल है किसके, 0.05 ml NaOH में कितने मिलीमोल है, 0.05 मिलीमोल। कितनी होगी, क्योंकि आपको पता है ना, अब सोल्यूशन में एसिड थोड़ी ना है, अब सोल्यूशन में एसिड नहीं है, क्योंकि एसिड तो सारा का सारा क्या हो चुका है, कंज्यूम हो गया है। अब एसिड नहीं बचा सोल्यूशन में, एसिड तो क्या हो चुका है, कंज्यूम हो चुका है। अब जो भी पीएच होगी वो सिर्फ इसी के कारण होगी, तो जो बेस आपने ऐड किया है, अब जो भी पीएच आएगी वो इसी रिजल्टेंट के कारण आएगी, इसके कारण आएगी कि जो बेस आपका आपने ऐड कर रहे हैं फर्दर, क्योंकि यहाँ तो एसिड की कहानी ही खत्म हो चुकी है। यहाँ पे आप यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कहानी खत्म, एसिड का कुछ रोल नहीं रहा। अब जो भी चलेगा वो बेस का चलेगा, क्योंकि एसिड तो सारा खत्म हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वही निकालेंगे आप लोग, कॉन्सेंट्रेशन कितना है OH नेगेटिव आयंस का, तो वही मोल कितने हैं 0.005। ठीक है, वॉल्यूम कितना है, ठीक है 25 ml, तो क्या था पहले सॉल्यूशन में एसिड पड़ा था, और बेस कितना ऐड किया है 25.05। ठीक है, तो मिला दो बस, कितना बन गया 50.05। तो यहाँ से OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। ये रिलेशन मैंने आपको करा ही रखा है कि H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव इज इक्वल टू 10⁻⁴, या फिर मैंने आपको ये भी रिलेशन करवाया था कि पीएच प्लस पीओएच, पीएच प्लस में पीओएच इज इक्वल टू क्या होता है आपका 14 के इक्वल होता है। ठीक है, और यहाँ से यदि आप क्या करें, अगर आपको OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन पता है तो आप पीओएच कैसे निकालेंगे, अब पीओएच निकाल दो सीधा। पीओएच क्या आएगा, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन। तो आप नेगेटिव लोगरिथम OH नेगेटिव की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से जो भी कंसेंट्रेशन आपकी आएगी यहाँ से पीओएच निकल जाएगा। उस पीओएच की वैल्यू को आप यहाँ भर दें और 14 में से सब्सट्रैक्ट कर देना, घटा देना, तो आपके पास रिजल्टेंट पीएच आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपके पीएच कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अंडरस्टूड, क्लियर है। देखो एक ड्रॉप ऐड करने पे, यहाँ पर एक ड्रॉप ही ऐड हुई थी तो 4 से 7 हो गया। यहाँ पे भी एक ही ड्रॉप ऐड की थी 0.05 ml की, तो पीएच क्या वहां से चली गई, 7 से 10 चली गई, 7 से 10 चली गई। देखो वही बात लिखी है कि पीएच वैल्यू कैलकुलेटेड एज अबव, पीएच इंक्रीज फ्रॉम 1 to 4। ठीक है, 1 से 4 तक गई कब, जब तक आपने 24.95 ml NaOH ऐड किया। ठीक है, मतलब 24.95 ml NaOH ऐड करने पे आपके पीएच में कितने का इंक्रीज आ रहा है, 1 से 4 का। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं कि जैसे ही आपने एक ड्रॉप ऐड की, जैसे ही आप लोगों ने एक ड्रॉप ऐड की, मतलब आपने 24.95 था उसमें क्या किया है 0.05 ml की एक ड्रॉप और ऐड कर दी, तो उसके कारण पीएच का चेंज कहाँ से कहाँ चला गया, 4 to 7 चला गया। फिर कहते हैं, फिर आपने सिंगल ड्रॉप ऐड की 0.05 ml की यहाँ पे, उसके कारण पीएच आपकी 7 से 10 चली गई। ठीक है, ये सारी चीजें समझ आ गई है। उसके बाद देखो around the end point there is a sharp change in pH from 4 to 10। ठीक है, मतलब कहते हैं एंड पॉइंट के नजदीक क्या हुआ है, शार्प चेंज हो चुका है पीएच, पीएच 4 से 10 चली गई है।
ठीक है, एंड पॉइंट पे। देखो इन अदर वर्ड, दोबारा पढ़ा देता हूँ, इन अदर वर्ड अराउंड द एंड पॉइंट, ठीक है, देयर इज अ शार्प चेंज, क्योंकि मैंने बताया ही है कि 1 से 4 तक हुई, ठीक है, फिर एकदम से शार्प चेंज हुआ 4 से 10 तक, ठीक है। कब? जस्ट बाय द एडिशन ऑफ 2 ड्रॉप्स, मतलब 2 ड्रॉप ऐड करने पे पीएच आपकी 4 से 10 तक चली गई, जस्ट 2 ड्रॉप ऐड करने पे। आपने 2 ही ड्रॉप ऐड की थी, ज्यादा कुछ ऐड नहीं किया, 2 ड्रॉप ऐड करने पे पीएच कहाँ चली गई? 4 to 10 चली गई, ठीक है। आगे कहता है सिलेक्ट एन इंडिकेटर, हमें क्या करना पड़ेगा? इंडिकेटर सेलेक्ट करना पड़ेगा, और हम इंडिकेटर को सिलेक्ट करने के लिए क्या चेक करते हैं कि ये स्ट्रीप कर्व कहाँ से कहाँ तक है। ये जो स्ट्रीप कर्व आपको मिलती है ये कहाँ तक है? ये कहाँ है? 4 to 10 तक है। ये स्ट्रीप कर्व आपका कहाँ तक है? 4 to 10 तक है, ठीक है। और हम देख लेंगे इस रीजन के बीच में कौन कौन से इंडिकेटर आ सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मिथाइल ऑरेंज वर्क कर सकता है, क्यों? क्योंकि उसकी पीएच रेंज क्या है? इसकी पीएच रेंज 3 से लेके 4.4 है, ठीक है। और अगर फेनोफेथलीन की बात की जाए, इसकी कितनी होगी? इसकी पीएच रेंज आपकी है जस्ट 8 to 10। तो ये दोनों इसी रीजन में फॉल कर रही हैं, 4 से 10 वाले में। तो आप इन दोनों को एज एन इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि इस वाले में आपको इक्विवेलेंस पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। फिनोफेथलीन एज एन इंडिकेटर में आपको इक्विवेलेंस पॉइंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, बस ये ही डिफरेंस है इन दोनों में। और अगर नॉर्मल पूछ ले कि अगर हमें नॉर्मल टाइट्रेशन करवानी है, दोनों में से कौन सा इंडिकेटर अच्छा होगा आपके लिए, तो आप फिनोफेथलीन के लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि रेड से येलो, क्योंकि वो बिलो 3 आपको रेड कलर देगा और अबव 4.4 आपको येलो कलर देगा, और बीच में रेड और येलो का मिक्सचर देगा। और मिक्सचर को देख पाना इतना ज्यादा मतलब इजी काम नहीं है। ऐसे भी नहीं कहते कि मुश्किल काम है, बट थोड़ा सा हम होता है ना कि हम थोड़े कलर के रिस्पेक्ट में इतने ज्यादा इग्नोर हो जाते हैं। मतलब थोड़ा सा अगर मान लो आपका लाइट रेड है तो हम ये कहते हैं जो रेड है, ठीक है, तो हम लोग उतना ज्यादा केयरलेस हो जाते हैं। तो केयरलेस से बचने के लिए हम लोग जस्ट ये कह देते हैं कि कलरलेस से पिंक होना ज्यादा अच्छा है एज कम्पेरिजन टू रेड से येलो में जब फ्लक्चुएशन देखना वो मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। बाकी इक्विवेलेंस पॉइंट के लिए आपको मैंने बता ही दिया कि मिथाइल ऑरेंज अच्छा है एज कम्पेरिजन टू फिनोफेथलीन, अगर किसी ने इक्विवेलेंस पॉइंट को देखना है, ठीक है। अंडरस्टूड होगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने टाइट्रेशन पढ़ ली है किस किस के बीच में? स्ट्रॉन्ग एसिड के बीच में और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में, ठीक है। अभी टाइट्रेशन कंप्लीट नहीं हुई है, अभी तो सिर्फ किसके बीच में टाइट्रेशन पड़ी है? स्ट्रॉन्ग एसिड के बीच में और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में। आई शुड क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे को टाइट्रेशन है वो टाइट्रेशन है, देखो पहली जो टाइट्रेशन पढ़ी थी वो पहली टाइट्रेशन थी आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। जो आपकी पहली टाइट्रेशन थी वो थी स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, टाइट्रेशन थी स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। अब जो हमें नेक्स्ट टाइट्रेशन पढ़नी है वो नेक्स्ट टाइट्रेशन है मेरी वीक एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। देखो आप लोगों को मैं पढ़ा भी देता हूँ। देखो नाउ सपोज नेक्स्ट टाइट्रेशन उन लोगों ने शुरू करवा दी है कि एसिटिक एसिड लिया है, और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH, CH3COOH। और आप सब लोग इसे जानते हैं कि एक वीक एसिड है। ये क्या है? एक वीक एसिड है, ठीक है। एक एसिटिक एसिड है, वो एक वीक एसिड होता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों ने क्या ली है? 0.1 ml ली है, और वॉल्यूम कितना लिया है? 25 ml लिया है। उसे टाइट्रेट करवाना चाहते हैं किसके अगेंस्ट में? NaOH के अगेंस्ट में। तो मतलब ये टाइट्रेशन किसकी हो गई है? ये टाइट्रेशन हो चुकी है वीक एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। वीक एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ टाइट्रेशन करवा रहे हैं। मतलब हम लोग क्या करेंगे? बीकर में हम लोग क्या ले लेंगे? वीक एसिड ले लेंगे, ठीक है। और ऊपर से हम लोग क्या कर रहे हैं? उसमें स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड कर रहे हैं। और ये आपको पता है ऐड करने के लिए क्या होती है? हमारे पास बिरेट होती है, लंबी से एक बिरेट होती है 50 ml की। हम वहां से ऊपर से बिरेट से क्या करते हैं? ऐड करते रहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस को। और हम लोग देखेंगे कि इसकी पीएच में क्या क्या चेंज आएगा। ये हम लोग रिजल्ट को देखते रहते हैं। और इस रिजल्ट को हम किस कहाँ पे बनाते हैं? कि जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। क्लियर है? बेसिक क्लियर होगा।
यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस उसमें ऐड करना है, क्या होगा देखो। सबसे पहले एसिटिक एसिड की अमाउंट क्या होगी, ऑब्वियस बात है मिलीमोल निकालने हैं, कुछ नहीं किया है, वॉल्यूम को उसकी मोलैरिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास क्या आ जाएंगे, मोल आ जाते हैं, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता ही है कि m इज इक्वल टू एन बाई वी। ठीक है, मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने पे नंबर ऑफ मोल आ जाते हैं। वो किया है कि वॉल्यूम को मोलैरिटी से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ चुके हैं, मिलीमोल आ चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे मिलीमोल क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम किसके हैं, ml में है। और अगर ये लीटर में होता तो क्या आता, वहां पे मोल आते। ठीक है, थोड़ा छोटी छोटी बातें हैं जिनको याद रखना जरूरी है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो हम लोग एडिशन करवाएंगे सिमिलरली वही, पहले 20 ml ऐड करेंगे, फिर 24.90 ऐड करेंगे, फिर 24.95, फिर कंप्लीटली 25 ml, फिर 25.05, फिर 25.110, फिर 30 ml, और फिर चेक करेंगे कि पीएच में किस तरह का वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखो आप सबको पता है कि एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। ठीक है, अगर वीक एसिड है तो इस बात है कि कभी भी कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होता, क्योंकि आप लोगों ने, मैंने अभी तक जितना भी आईडी के क्लियर पढ़ाया है, मैंने आपको बताया कि अगर ये कोई चीज वीक एसिड है या कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कोई वीक एसिड है या वीक बेस है, वो कभी भी कंप्लीटली आपका डिसोसिएट नहीं हो सकता, वो कभी भी आपका कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो सकता। अगर वो चीज आपकी कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो सकती है तो वो क्या होगी, आपकी इक्विलिब्रियम में रहेगी। क्या रहेगी आपकी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। यहाँ पर CH3COO नेगेटिव रहेगा यहाँ पे। ठीक है, CH3COO नेगेटिव रहेगा। ठीक है, प्लस में यहाँ पर क्या रहेगा, H पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इक्विलिब्रियम में ये चीज रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ये नहीं कह सकते कि यदि ये 0.1 मोलर है, ठीक है, अगर ये 0.1 मोलर है तो ये भी 0.1 मोलर होगा, ये नहीं, ये चीज क्या हो जाती है यहाँ पे गलत हो जाती है, क्योंकि ये क्या है, एक वीक एसिड। ये क्या है, एक वीक एसिड है जो एक इक्विलिब्रियम है, क्योंकि ये पूरा का पूरा इसमें कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा है। अगर कोई चीज कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होती है तो आप ये चीज नहीं लिख सकते। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, कैसे इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे H+ की, और किस तरीके से पीएच निकलेगी, वो मैंने आपको बताया था। कैसे बताया हुआ था, मैंने कहा था कि हम लोग क्या मानते हैं कि शुरुआत में ये चीज कुछ बड़ी होगी आपकी, तो ये कुछ नहीं बना होगा। ठीक है, आप ऐसे ही क्या करते थे ना, लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ ये शुरुआत में x था और ये शुरुआत में कुछ नहीं बना था, जब टाइम क्या था मेरा 0 था। ठीक है, और कुछ समय बीता, कुछ समय बीतने पे क्या हुआ होगा, कुछ एसिड भी तो क्या होगा आपका डिसोसिएट हुआ होगा। लेट्स सपोज हम लोग क्या करते थे, अगर मैं इसको C मानता था तो थोड़ा सा मैं वैसे ही आपको बताया जैसे मैंने पहले पढ़ा रखा, अगर ये C था, ये 0 था, फिर हम लोग क्या कहते थे कि C में से क्या हो चुका है, कुछ पार्ट क्या हो चुका है, डिसोसिएट हो चुका है, जिसे मैं C अल्फा कह देता था, तो ये भी C अल्फा बनेगा और ये भी क्या बनेगा आपका, C अल्फा बनेगा। ठीक है, इस तरीके से लिखा करते थे। फिर K लिखा करते थे यहाँ पे कि डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता था, तो वहाँ पे फॉर्मूला निकाला करते थे C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। और हम लोग वहाँ पे ये अजम्पशन मानते थे कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू है वो क्या आती है, लेस देन 1 होती है। तो आप ये वाली टर्म को क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो जो Ka है वो क्या आ जाएगा, C अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग पढ़ा करते थे। तो सिमिलरली वही चीज की है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, Ka, ठीक है, Ka को क्या कर दो, मैं C से डिवाइड कर दूं और इसका रूट ले लूं, इस तरीके से आ जाएगा अल्फा की वैल्यू। और अगर H+ की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो क्या करूंगा, H+ की कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला, H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, C अल्फा, क्या है C अल्फा। और अल्फा की मैं क्या कर सकता हूँ, वैल्यू पुट कर सकता हूँ। अल्फा की वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आएगा, रूट Ka बाय में C, रूट Ka बाय में C आ जाएगा। आप लोग क्या देखेंगे कि H+ की कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या बन गया है आपके पास में, रूट Ka गुणा में C, ये आपका फॉर्मूला बन चुका है। ये चीजें मैंने बहुत पहले करा दी है, अब बार बार नहीं करवाऊंगा। ठीक है, मैं बार बार तो नहीं करवाऊंगा बस, ठीक है, मैं एक बार करवा दिया आपको। ये चीज आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए कि फॉर्मूला क्या है, वीक एसिड की पीएच कैसे निकालते हैं, H+ की कॉन्सेंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला है Ka गुणा में C। और आपको पता है कि एसिटिक एसिड का
जो के वैल्यू होती है वो कितनी आती है 1.75 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, क्योंकि हम नियरली अगर इसको ए की मान देते और हम कहते थे कि इसकी के की वैल्यू क्या है, एसिडिटी कांस्टेंट क्या है 10⁻⁵। ठीक है, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी गिवन है 0.1, कितनी है 0.1, और हम लोग क्या ले लेंगे यहाँ पे रूट लगा देंगे क्योंकि वो रूट था आपके। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, जो भी कंसंट्रेशन है उसके आगे नेगेटिव लॉगरिथम ले लो और आपका क्या आ जाएगा पीएच। तो मुझे पता चल गया भाई कि 0.1 मोलर अगर एसिटिक एसिड लूं तो उसकी पीएच की वैल्यू क्या आएगी, उसकी पीएच की वैल्यू आएगी 2.88। आई थिंक ये क्लियर है सबको ये बात। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट में देखो अगर आप टाइट्रेशन करेंगे नेक्स्ट तो आपको पता है, तो जब भी आप लोग ऐड करेंगे, फिर मैंने आपको एक मिक्सिंग का कंसेप्ट समझाया था, मिक्सिंग ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो उसके लिए हम लोग क्या किया करते थे, पीएच निकाला करते थे, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास क्या पड़ा है CH3COOH पड़ा है, CH3COOH पड़ा है। आप उसमें किसका एडिशन करवाना चाहते हैं, NaOH का एडिशन करवाना चाहते हैं। तो यदि आप उसमें NaOH का एडिशन करवाना चाहते हैं तो आपके पास क्या चीज बनेगी, आपके पास प्रोडक्ट में क्या चीज बन जाएगी, आपकी इक्विलिब्रियम रहेगा यहाँ पे, आपका बन जाएगा CH3COONA पॉजिटिव प्लस में क्या बन जाएगा वाटर, यही चीज बनेगी। ठीक है, साल्ट प्लस वाटर बनता है, ये साल्ट हो गया है। ठीक है, तो ये चीज बनेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, मिक्सिंग हुआ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगेगा, मिक्सिंग का फॉर्मूला लगेगा। तो मिक्सिंग का फॉर्मूला आता था ये मैंने पढ़ा रखा है, अभी जाके पुराने बेसिक चेक करो। ठीक है, पुराने बेसिक्स जो मैंने करवाए हैं, जो आयनिक शुरुआत में मैंने करवाया था, वहां पे जाके चेक करना कि किस तरीके से पीएच फाइंड आउट किया करते थे हम लोग। तो आप लोग वहां जाके पीएच फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या आएगी, pKa प्लस में लोग साल्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय में एसिड की कंसंट्रेशन। अब आप लोगों ने किया क्या है, आपने 20 ml ऐड किया है NaOH, कितना ऐड किया है 20 ml NaOH ऐड किया है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 मोल। मिलीमोल कितने आ जाएंगे, इतना ml है, इतनी मोलैरिटी है, कितने मिलीमोल आ गए 2.05 मिलीमोल। ठीक है, तो एसिड कितना है आपके पास, एसिड के कितने कितने मिलीमोल है आपके निकाल लिया, कितने 2.5 मिलीमोल है, 2.5 मिलीमोल एसिड के हैं। ठीक है, 2 मिलीमोल बेस के हैं, तो साल्ट कितना बनेगा 2 मिलीमोल ही तो साल्ट बनेगा। ठीक है, क्योंकि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होती है ना, पूरा एसिड पूरे बेस के साथ रिएक्शन करता है। तो एसिड कितना प्रेजेंट है 2.5, बेस कितना प्रेजेंट है, बेस है हमारे पास 2.0, तो एसिड कितना बच जाएगा सोल्यूशन में 0.5 बन जाएगा। ठीक है, और उसमें जो 2.0 है ये आपस में रिएक्शन कर लेंगे, ये 2.0 एसिड और 2.0 बेस, ये आपका रिएक्शन करके साल्ट प्लस वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं इस तरीके से। अब पीएच निकालने का फॉर्मूला मैंने आप सबको बता ही रखा है, देखो pKa देखो एसिडिटी कांस्टेंट की वैल्यू पुट करनी है, के की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, ये वैल्यू आपको पता होती है। ठीक है, नेगेटिव लॉगरिथम लेके ये सीधी वैल्यू पुट करनी है 4.76। उसके बाद इसकी बेस साल्ट की कंसंट्रेशन, साल्ट के देखो मैंने बताया था कि वॉल्यूम को डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ से जो वॉल्यूम आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग क्या पुट कर रहे हैं, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन पुट करते हैं, तो यहाँ भी कॉन्सेंट्रेशन होती है। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि वॉल्यूम तो क्या हो जाता है आपका, यहाँ से जाया वो वॉल्यूम नीचे वाले वॉल्यूम से क्या हो जाता है, कैंसिल डाउन हो जाता है। तो इसीलिए क्या सीधा भी आप क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मिलीमोल लिख दिया करते हैं। तो नंबर ऑफ मिलीमोल यहाँ पे 2 है और यहाँ पे नंबर ऑफ मिलीमोल एसिड के कितने बच गए सोल्यूशन में 0.05, तो कैंसिल कर देना। अब ये pK कैसे है देखो, 1.75 इंटू 10⁻⁻5 Ka था, नेगेटिव लॉगरिथम लिया है, इसके ऊपर अपना है 4.76, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है। यहाँ पे pH आ जाएगी, कितनी आ गई आपकी pH 5.36, कितनी आ चुकी है 5.36, तो मतलब 2.88 से 2.88 से आपकी pH कितने में चेंज हो चुकी है 5.36 में। जब आपने क्या किया है, आपने 20 ml क्या किया है 20 ml, ये pH का चेंज है, जब आपने 20 ml उसमें बेस ऐड किया है। आई थिंक क्लियर होगी इतनी बात, आपको इतनी बात पहले भी पता है
कि इसमें इतना ज़्यादा वेरिएशन क्यों नहीं हुआ। अगर इस बात का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपको पता है कि यहाँ पर अगर आप रिएक्शन को थोड़ा सा और ध्यान से देखते तो आपको एक रिजल्ट और देखने को मिल जाता है। यहाँ से वो रिजल्ट क्या आता कि यहाँ क्या चीज़ पड़ी है, यहाँ एसिड भी पड़ा है और उसका कॉन्जुगेट बेस भी पड़ा है। ये क्या होता था, वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस पड़ा हो, क्या चीज होती है वो बताएगा कोई बच्चा? एसिडिक बफर सर। हाँ, ये क्या होता है, एसिडिक बफर। और एसिडिक बफर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एसिडिक बफर वो बफर होते हैं जो अपने पीएच में चेंज नहीं होने देते। तो इस काफी हद तक क्या करता है, ये रजिस्ट करता है अपने पीएच में चेंज को। और यहाँ पे बफर रेंज भी होती है, मतलब कब तक वो बफर रहेगा, कब तक वो बफर रहेगा, तो बफर रेंज भी होती है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे नियर बाय देखो, अगर इसमें 5 मान लो यहाँ पे, ठीक है, तो ये इसको तो 1 ही मान लो क्योंकि इसका तो कोई रोल नहीं है। 1.75 को अगर 1 एज्यूम कर लो तो यहाँ पे पीएच रेंज होती है pKa -1 +1, ठीक है। ये पी जो बफर रेंज होती है वो क्या होती है, pKa -1, ठीक है, और +1, ये होती है बफर रेंज, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अगर 5 आ जाता, ठीक है, इसको अगर 4.76 को 5 एज्यूम करके चलते तो यहाँ पे कितनी बफर रेंज आनी थी, बफर रेंज आपकी आती या तो क्या आती, 4 आती, 4 to 6, ठीक है। तो मतलब आपको पता चल जाएगा कि जो भी कर्व स्टीप होगा, मतलब इस तरह का कलर में ऐसे मिलते हैं ना आपको ऐसे, तो यहाँ से जो स्टीपनेस शुरू होती थी यहाँ से, ये आफ्टर 6 ही आपको मिल सकती है। इतनी बार समझ आई है, बताओ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, क्योंकि बफर रेंज होती है, बफर रेंज किस पे डिपेंड करती है, pKa +-1 पे, ठीक है। अगर मैं 4.76 है तो अगर मान लो इसको अगर मैं 1 मान लेता हूँ, ठीक है, अगर मैंने वैसे इजी करने के लिए अगर ये 1 है तो यहाँ पे Ka की वैल्यू pKa कितनी आ जाती है, 5 आ जाती है, ठीक है। तो बफर रेंज किसकी आती है, 4 से 6 आ जाती है। तो मतलब इस रेंज के बीच में क्या होगा, एसिडिक बफर चेंज अपनी पीएच में ज्यादा चेंज नहीं होने देगा। तो अगर अपने चेंज नहीं होने देगा तो जो आप कहते थे ना कि एकदम से पीएच बढ़ेगी, तो ये जो एकदम से पीएच बढ़ेगी वो आफ्टर 6 ही बढ़ेगी। इतनी बात समझ आई या नहीं आई? यस सर। तो आपसे एग्जामिनर या फिर इंटरव्यू में ये चीजें पूछी जा सकती हैं कि यदि आपके पास ये वाला एसिड है तो इसका स्टीम कर्व आपको कहाँ से मिलेगा, मतलब कितनी पीएच पे आपको लगता है कि यहाँ पे स्टीम कर्व मिलना चाहिए। तो वो चीजें आपको यहाँ से पता चलेंगी कि स्टीम कर्व आपको कहाँ से मिलेगा, कितना मिलेगा, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं जो फैक्चुअल हैं तो यहाँ से निकल के आती है वो चीजें, ठीक है। और आपने बफर के लिए भी तो फॉर्मूला पढ़ा ही हुआ है, चलो आगे आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ तक मैंने बता दिया है आपको कि जो पीएच में चेंज है वो 2.8 से 5.36 आया है, और 4 to 6 में तो बफर रजिस्टर ही करेगा कि कोई पीएच में चेंज ना आए, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं आगे, देखो 4 से 6 वाले रीजन में आप लोग जो पीएच निकालेंगे वो किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, वो एसिडिक बफर के फॉर्मूले के हिसाब से निकालेंगे, जो हम लोगों ने फॉर्मूले वहाँ पे लिखे थे, ये वाले, ये फॉर्मूले देखे देखे लग रहे होंगे आपको, यहाँ पर 7 वाला मैंने कुछ लिखा रखा था, ठीक है। तो आप लोगों को ये बफर के फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, बाकी मैं फिर भी पढ़ा देता हूँ। आगे देखो क्या लिखा है, देखो प्रोसीडिंग हम लोग कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, हम लोग बेस ऐड कर रहे हैं। बेस जब मैंने 24.90 ऐड किया तो पीएच कितनी है, 7.16, उसके बाद मैंने बेस ऐड किया 24.95, पीएच कितनी होगी, 7.46, देखो, ठीक है। तो एकदम से बढ़नी शुरू हुई है। उसके बाद देखो कहते यदि मैंने पूरा 25 ml डाल दिया, 25 ml जब मैंने बेस ऐड कर दिया तो उसके बाद देखो आपका सारा एसिड क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्यों न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि एसिडिक एसिड खुद ही कितना है, 25 ml, खुद भी 25 ml एसिड है, उसमें 25 ml ही अगर बेस ऐड कर दोगे तो obvious बात है कॉम्प्लीटली क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। और टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 25 + 25 50 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से साल्ट कितना बनेगा, साल्ट कितना बनेगा, देखो यहाँ से तो हम निकाल सकते हो ना, अगर देखो एसिड कितना था 25 ml,
कंसंट्रेशन कितनी थी 0.1, ठीक है। बेस के लिए एसिड था, ठीक है। बेस कितना था 25 ml। कंसंट्रेशन कितनी थी 0.1। मिलीमोल कितने बनेंगे, मिलीमोल बनेंगे यहाँ पे 2.5। कितने मिलीमोल बनेंगे 2.5। 2.5 मिलीमोल एसिड 2.5 मिलीमोल बेसिक से रिएक्शन करेंगे, साल्ट बनाएंगे। साल्ट कितना बनेगा 2.5 मिलीमोल। कोई तो चीज लिख रहा है वो CH3CONA कितने मिलीमोल बने 2.5। वॉल्यूम कितना हो चुका है 25 प्लस 25, 25 ये 25 ये कितना हो चुका है 50, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगी 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब इसके साथ कंफ्यूज मत होना, 1 ml 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, ठीक है। 1 ml आपका 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, तो इससे कोई झंझट वाली बात नहीं है, दिल पे मत लेना इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कैसे निकालोगे इसकी पीएच, इसकी पीएच निकालने का फॉर्मूला ये है। तो साल्ट की पीएच निकालने का फॉर्मूला होता है। उसके बाद देखो थोड़ा सा और ऐड किया, कितना 25.05, मतलब 0.5 और ऐड कर दिया, 0.05 ऐड कर दिया। अब देखो साल्ट का कोई भी रोल नहीं होगा। अब साल्ट का कोई रोल क्यों नहीं होगा ये मैं थोड़ा सा आपको और अच्छे से बता देता हूँ। देखो ये जो चीज है ये फर्दर डिसोसिएट होगी किसमें, क्योंकि पानी पड़ा है, पानी तो है ही है ना, पानी तो पड़ा ही है सोल्यूशन में। ये चीज पानी में फिर अपना डिसोसिएट होगी किसमें CH3CO नेगेटिव में और Na पॉजिटिव में। ये चीज तो आपकी फर्दर डिसोसिएट हो ही रही है, ठीक है। और आपका ऊपर से जो बेस ऐड हो रहा है वो भी क्या ऐड हो रहा है NaOH ऐड हो रहा है, NaOH है वो भी डिसोसिएट होगा किसमें Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। तो इसके कारण ये क्या हो जाता है, ये बैकवर्ड में चली जाती है, ये रिएक्शन बैकवर्ड में जाती है। और जब बैकवर्ड में जाएगी तो ऑब्वियस बात है, जब ये रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी तो ये पीएच में कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो जो भी पीएच होगी वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण होगी, आपकी NaOH के कारण होगी, ठीक है। तो जस्ट कुछ नहीं करना है, OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन निकालो, कितने आपके 0.05 कितना डाला है, कितना वॉल्यूम लिया है 0.05, कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी 0.01 मोलैरिटी थी, मिलीमोल कितनी आ जाएगी 0.05, ऊपर भी यही किया था। मिलीमोल को डिवाइड कर दो किससे वॉल्यूम से, कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी 0.01। फिर क्या करना है, जस्ट उसमें क्या करना है, देखो कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ CH3CONA, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ ना, क्योंकि हाइड्रोलिसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था आपको, हाइड्रोलिसिस ऑफ एक साल्ट का मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको कहा था कि NCERT से पढ़ाया था, आपको याद भी होगा आई थिंक, ठीक है। कि यहाँ पे ये हाइड्रोलिसिस होगी, तो उस हाइड्रोलिसिस के केस में आप किस तरीके से निकालते थे, इस तरीके से आप लोग रिलेशन निकाला करते थे, ठीक है। तो ये OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन इसके कारण हाइड्रोलिसिस के कारण क्या होगी, ये चीज आ जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे पीएच वगैरह तो आप निकाल सकते हैं, टोटल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, देखो एक तो यहाँ से आई है और मैंने बताया था ये नेग्लिजिबल होगी। क्यों नेग्लिजिबल होगी, मैंने बताया था कि ये एसिटिक एसिड है CH3CO, और ये फर्दर किसमें आपको मैंने बताया था कि ये वाटर के साथ मिल जाता होता था CH3, सॉरी 2 मिनट मैं इसको रद्द कर दूँ, थोड़ा सा आपको और अंडरस्टैंड हो जाएगा। बेसिक्स है, पुरानी चीजें हैं, कुछ नया नहीं है, पर थोड़ा सा हर चीज का। हाँ बोलो सर, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, आई थिंक लिंक भी आ गया। कोई बात नहीं, मैं 2 मिनट और दे दो क्योंकि बार बार छोड़ नहीं सकता मैं बीच में। देखो H प्लस और OH नेगेटिव ये कहाँ से है, ये वाटर तो जो पड़ा ही है ना, वाटर से है। अब यहाँ पर ये चीज़ क्या हो जाएगी, आपस में कंबाइन हो जाएगी, क्या बना लेगी यहाँ पे, ये तो एसिटिक एसिड बना लेगी और ये क्या देगी फर्दर आपको OH नेगेटिव देगी, और उस OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन आई है इस फॉर्मूले से, ठीक है। और इस OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन नेग्लिजिबल है,
क्या है, निगलिजिबल है, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो इसीलिए तो यहीं से जो इसकी इसी के कारण पीएच आएगी, इसी के कारण पीएच आएगी, बस मैंने यही बताना था। तो यहाँ से आप पीएच निकाल सकते हैं, पीएच यहाँ से 10 आ जाएगी। ठीक है, वही हम लोगों ने टेबल सा बना रखा है। अब आप लोग क्या देखेंगे, आप लोग देखेंगे स्टीप कर्व कहाँ तक आता है। तो स्टीप कर्व आप लोगों ने चेक करना है, तो आपको पता है कि 6 से लेके 6 से लेके आपका 10 के बीच में अगर मैं रेंज मान लूँ, ठीक है, तो 6 से 10 के बीच में रेंज आ जाएगी। तो उसके हिसाब से आप कोई भी इंडिकेटर जो अकॉर्डिंग टू रेंज के अकॉर्डिंग आप लोग क्या कर सकते हैं, इंडिकेटर को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गई इतनी बातें, अंडरस्टूड है बातें, बताओ। यस सर। Yes, sir. यस सर, क्लियर है। क्लियर है। अब ऐसे करना कि अपनी अटेंडेंस हम लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लिख के भेजो मेरे, ठीक है, अपने अटेंडेंस वही छोड़ देना और लीव कर सकते हो आप। ओके सर। थैंक यू सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके वेलकम। तो प्रॉब्लम हम लोग कल डील कर लेंगे, अगर कोई समस्या लगती भी आपको टॉपिक में तो कल हो जाएगी कोचिंग से।